हेलो स्टूडेंट्स, मैं कवलजीत व्यास एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में 9th क्लास का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ से रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़े, जिसमें तापमान का प्रभाव और पदार्थ की अवस्था परिवर्तन से कुछ टॉपिक हमने पढ़े। अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम आज के इस वीडियो में अपने इस पार्ट का अगला टॉपिक, पहला था तापमान का प्रभाव अवस्था परिवर्तन पर और दूसरा होगा दाब का प्रभाव। तो इस टॉपिक में हम लेंगे अवस्था परिवर्तन पर दाब का प्रभाव। हमने देखा कि तापमान बदलकर हम पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। इसी प्रकार दाब को बढ़ाकर या कम करके भी हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। आपके सामने 3 पिस्टन दे रखे हैं, ये सिलेंडर दे रखे 3। इन 3 सिलेंडरों को 3 अलग अलग पिस्टन से ढककर रखा है। अब यदि हम सिलेंडर की बात की जाए तो पहले सिलेंडर के अंदर अपन पेट्रोलियम गैस भरते हैं। तो अपन ने जो पदार्थ भरा है वो किस मीडियम के अंदर, किस माध्यम के रूप में भरा है? गैसीय माध्यम के रूप में। तो ये पेट्रोलियम गैस अपन ने इसके अंदर भर दी। अब हम क्या करते हैं, इस पिस्टन की सहायता से दाब बढ़ाते हैं। जब दाब बढ़ाया जाए तो ताप क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, कण स्वतंत्र हो जाते हैं और कण जो है वो अधिक दूरी तक चले जाते हैं। अब कण अधिक दूरी तक चले जाते हैं तो अपन को कणों को दूरी नहीं बढ़ाकर कणों को क्या लाना है? पास लेके आना। तो कणों को पास लाने के लिए ताप क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा और दाब बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इस पिस्टन की सहायता से दाब को बढ़ाया। तो पहले सिलेंडर में पिस्टन जो लगा है, उस पिस्टन को जब नीचे की ओर दाब लगाते हैं यानी दाब को बढ़ाते हैं तो ये कण क्या आ जाते हैं? पास पास आ जाते हैं। ये जो कण है वो क्या आ जाएगी? पास पास आ जाएंगे। और जब इस पिस्टन को और ज्यादा दबाया जाता है तो ये कण और ज्यादा क्या आ जाएंगे? पास पास आ जाएंगे। और हम जानते हैं कि जो गैस की अवस्था है, ये गैस की अवस्था किसमें बदल जाएगी? द्रव की अवस्था में बदल जाएगी। किस अवस्था में बदल जाएगी? द्रव की अवस्था में बदल जाएगी। इसका मतलब दाब को बढ़ाकर हम गैसीय अवस्था को द्रव अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे किया? क्योंकि दाब लगाने से क्या होगा, हम जानते हैं गैस के कण जो है वो क्या होते हैं? दूर दूर। जब दाब लगाओगे तो दाब लगाने के दौरान ये गैस के कण जो है वो क्या आ जाएंगे? पास पास आ जाएंगे। और जब गैस के कण पास पास आ जाएंगे तो गैसीय अवस्था किस अवस्था में बदल जाएगी? द्रव अवस्था में बदल जाएगी। अतः यहाँ पर जो ये पेट्रोलियम गैस है, अब वो क्या कहलाएगी? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। अब द्रवित क्यों बोले यहाँ पर? द्रवित इसलिए बोला है क्योंकि इस पेट्रोलियम गैस को संपीड़ित करके उच्च दाब लगाकर द्रवित में बदला है, द्रव में बदला है। इसलिए अब हम इसको क्या बोलेंगे? द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। तो एलपीजी को लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्यों कहते हैं, या पेट्रोलियम गैस को लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको सिलेंडरों में उच्च दाब से भरा जाता है और उच्च दाब से बढ़ने के कारण उनके जो कण है वो दूर दूर होते हैं। तो उच्च दाब से बढ़ने के कारण वो कण क्या आ जाएंगे? पास पास आ जाएंगे। और पास पास आते ही वो किस में बदल जाएगा? द्रव में बदल जाता है। इसका मतलब द्रव किसी भी पदार्थ की अवस्था पर दाब लगाकर पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, दाब का प्रभाव जो है वो पदार्थ की कौन सी अवस्था पर रहता है? गैसीय अवस्था पर। तो गैसीय अवस्था को आप किस अवस्था में बदल सकते हो? द्रव अवस्था में बदल सकते हो। तो दाब को बढ़ाकर और तापक्रम कम करके। यदि आपको ठोस को द्रव में और द्रव को गैस में बदलना है तो ताप ज्यादा करना और दाब कम करना। और यदि आपको उल्टा चलना है, गैस को द्रव में और द्रव को ठोस में, तो आपको दाब बढ़ाना और तापक्रम क्या करना है? कम करना। तो हमें क्या करना है? गैस को द्रव में बदलना है। तो गैस को द्रव में बदलने के लिए अपन ने क्या किया? अधिक दाब। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं उच्च दाब। और ताप क्या लेंगे अपन? कम। तो उच्च दाब और कम तापमान पर जब गैस को संपीड़ित किया जाता है, गैस के दाब को बढ़ाया जाता है, तो गैस के दाब को बढ़ाने के दौरान दाब गैस के कण पास पास आ जाएंगे और गैस किस अवस्था में बदल जाएगा? द्रवीय अवस्था में बदला जाएगा। इसलिए हम पेट्रोलियम गैस को लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। आपने ठोस CO2 के बारे में भी सुना होगा। ठोस CO2 की यदि अपन बात करें, आपने नाम सुना होगा ठोस CO2।
ठोस CO2 को हम सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं, शुष्क बर्फ। तो ठोस CO2 को हम किस नाम से जानते हैं? शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? तो उसका उत्तर ध्यान रखना। देखो ठोस CO2 है, तो इस ठोस CO2 का पहले निर्माण कैसे होता है वो निर्माण समझना। तो CO2 एक प्रकार की क्या आपको पता है? गैस है। CO2 एक प्रकार की क्या है? गैस है। तो इस गैस को उच्च दाब पर क्या किया जाता है? संपीड़ित किया जाता है। और जब उच्च दाब पर संपीड़ित किया जाता है तो ये ठोस CO2 जो है वो बिना द्रव में बदले, ये गैस जो है, निर्माण की विधि आपको समझनी है। इसमें क्या लिया अपन ने? सबसे पहले CO2 गैस के माध्यम में लिया, उसको उच्च दाब पर संपीड़ित किया। उच्च दाब पर संपीड़ित करने के दौरान वो इतनी संपीड़ित हो जाती है कि वो बिना द्रव में बदले किस में बदल जाती है? ठोस में बदल जाती है। और अपन ने CO2 को बदला है तो ये क्या कहलाएगी? ठोस CO2 कहलाएगी। अब ये ठोस CO2 को अपन क्या बोला जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। अब शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं? क्योंकि इस ठोस CO2 का उपयोग ठंडे क्षेत्रों में किया जाता है, यानी ऐसे स्थान, ऐसे क्षेत्र जहां पर फ्रीज नहीं होता है, तो उन क्षेत्रों में पदार्थों को ठंडा रखने के लिए हम ठोस CO2 का प्रयोग करते हैं। ये पानी के बर्फ से भी ज्यादा ठंडा होता है, इसलिए इसका उपयोग सामान्यतया किसी भी वस्तु को, पदार्थ को ठंडा रखने में किया जाता है। इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बिना द्रव में बदले किस में बदल जाता है? गैस में, या बिना द्रव में बदले ठोस में बदल जाता है। यदि आप इस शुष्क बर्फ को कमरे के तापमान पर रखोगे तो आप देखोगे कि ये जो शुष्क बर्फ है, ठोस CO2 है, ये द्रव में नहीं बदलेगा और सीधा किस में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा, जैसा कि अपन ने ऊर्ध्वपातन में लिया था। जबकि पानी का जो बर्फ है वो पहले ठोस से द्रव में बदलता है और फिर द्रव से किस में बदलता है? गैस में बदलता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इस ठोस CO2 को एक एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का दाब लगता है, उस दाब की इकाई क्या है? एटमॉस्फेयर। तो जब एक एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब पर आप किसी ठोस CO2 को या शुष्क बर्फ को किसी स्थान पर रखोगे तो वो बिना द्रव में बदले किस में बदल जाएगा? किस में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। यानी ठोस CO2 को यदि आप कमरे के तापमान पर एक एटमॉस्फेयर दाब पर रखोगे तो वो द्रव में बदले बिना किस में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। इसलिए इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। और बर्फ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका उपयोग ठंडे क्षेत्रों में किसी भी वस्तु को ठंडा रखने में किया जाता है। और ये इतना ज्यादा ठंडा होता है कि इसके संपर्क में जो व्यक्ति रहता है उस व्यक्ति की त्वचा संबंधी कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है ठोस CO2 शुष्क बर्फ। क्वेश्चन पूछ ले शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं? तो उसका कारण क्या है कि ठोस CO2 को जब एक वायुमंडलीय दाब पर तो किसी कमरे के तापमान पर रखा जाता है तो वो बिना द्रव में बदले किस में बदल जाती है? गैस में बदल जाती है। यानी द्रवित माध्यम यहाँ पर किसी प्रकार का नहीं आता, इसलिए इसके नाम पर क्या लगा है? शुष्क शब्द लगा है। फिर यदि हम बात करें आगे तो यहाँ से दाब का प्रभाव का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दाब का प्रभाव, तो ध्यान रखना, दाब बढ़ाकर आप किसी भी पदार्थ की गैसीय अवस्था को किस में बदल सकते हैं? द्रव अवस्था में। लेकिन द्रव अवस्था को ठोस अवस्था में नहीं बदल सकते। यानी यदि कोई अवस्था गैस से द्रव में आ गई, जैसे हमने यहाँ पर किया, पेट्रोलियम गैस को लिक्विड पेट्रोलियम गैस में बदला, लेकिन अब इस लिक्विड पेट्रोलियम गैस को आप सॉलिड पेट्रोलियम गैस में नहीं बदल सकते, क्योंकि गैस के कण इतने दूर दूर होते हैं कि उसको संपीड़ित करके पास लाया जा सकता है, लेकिन द्रव के कणों को और अधिक पास नहीं लाया जा सकता। तो दाब का प्रभाव केवल गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन को ही शो करता है, द्रव से ठोस को परिवर्तन को शो नहीं करता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है पेट्रोलियम गैस को लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्यों कहते हैं और ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लेते हैं अगला टॉपिक हमारा तापमान परिवर्तन की इकाई, या यूं कह सकते हैं तापमान की जो इकाई है उसका परिवर्तन कैसे होता है। हम जानते हैं तापमान, पहले मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या है? केल्विन। इसके अलावा भी इसके कई मात्रक, उसके बारे में हम बात करते हैं। तापमान की इकाई परिवर्तन। तो अगला टॉपिक हम लेंगे तापमान की इकाई परिवर्तन।
तो तापमान की इकाई परिवर्तन से क्या अभिप्राय है उसके बारे में समझना। हम जानते हैं कि तापमान की जो इकाई है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि तापमान की इकाई क्या है, केल्विन। कौन सी इकाई, एसआई इकाई। तो तापमान की यदि आपको पूछ ले एसआई इकाई, इंटरनेशनल सब यूनिट कौन सी है, एसआई मात्रक कौन सा है, तो केल्विन। तो तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन। इसके अलावा तापमान के और कौन कौन से मात्रक है, तो पहला याद रखना यहाँ पर सेल्सियस, दूसरा आप याद रखना रोमर, और तीसरा याद रखना फ़ारेनहाइट। तो ध्यान रखना तापमान का मुख्य मात्रक तो है केल्विन, जिसको के से निरूपित किया जाता है, जिसे एसआई मात्रक हम कहते हैं। तापमान का दूसरा अन्य मात्रक कौन सा है, सेल्सियस, जिसको डिग्री सेंटीग्रेड से निरूपित किया जाता है। तापमान का तीसरा मात्रक है रोमर, जिसको आर से निरूपित किया जाता है। और तापमान का चौथा मात्रक है फ़ारेनहाइट, जिसको डिग्री एफ से निरूपित किया जाता है। आपके कोर्स में रोमर और फ़ारेनहाइट नहीं देखा है, लेकिन आपको तापमान की इकाइयों के बारे में भी याद रखना है। हम बात करते हैं केल्विन और सेल्सियस के बारे में। अब अपन को क्या करना है, तापमान की इकाई का परिवर्तन करना है। केल्विन को सेल्सियस में बदलना और सेल्सियस को किस में बदलना है, केल्विन में बदलना। तो आइए हम बात करते हैं। अब ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन दे देता हूं। इस क्वेश्चन से पहले एक आपको फॉर्मूला याद रखना है कि सेल्सियस को केल्विन में बदलने पर क्या करना है और केल्विन को सेल्सियस में बदलने पर क्या करना है। हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 0 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं, हमने गलनांक और क्वथनांक में पढ़ा था। तो गलनांक में पढ़ा था 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है, 273.16 केल्विन। ये एग्जैक्ट मान है, लेकिन हम दशमलव के बाद की संख्या को पूर्णांक मानते हैं, और पूर्णांक मानने के कारण हम इसको क्या लिखते हैं, 273 केल्विन। तो आपको यही अंक का उपयोग करना। तो जब भी ध्यान रखना, तो यहाँ पर अपन को पता चल गया डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं, 273.16 केल्विन। आपको कितना मान याद रखना है, 273 केल्विन। अब यदि बात करें तो ध्यान रखना, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला समझना है। यदि आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, यदि आपको डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है, केल्विन में बदलना है, तो यहाँ पर प्लस 273 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड करने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे। क्यों जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि 0 273 के बराबर, 1 274 के बराबर, 2 275 के बराबर, 3 डिग्री सेल्सियस 276 के बराबर, 4 डिग्री, यानी कि अपन क्या करें, जैसे यहाँ पर मैं लिखूं 1 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन, तो 274, 2 डिग्री सेल्सियस 275, 3 डिग्री सेल्सियस 276। तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, किसमें, इस डिग्री सेल्सियस में, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में बदलना है तो 273 प्लस करना। यहाँ पर 1 हो गया तो 273 प्लस 1 74, 2 हो गया तो 273 प्लस 2 75, 3 हो गया 273 प्लस 3 76। तो आपको जब भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और यदि आप उल्टा जा रहे हो, यदि आप क्या कर रहे हो, उल्टा जा रहे हो, उल्टा का मतलब केल्विन को किस में बदलना है, डिग्री सेल्सियस में, तो कुछ नहीं करना है, 273 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। 273 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो जब भी डिग्री सेल्सियस को यदि आपको केल्विन में बदलना है तो 273 ऐड करना है, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो 273 माइनस करना है, घटाना। तो हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो लेते हैं हम क्वेश्चन के बारे में। जैसे आपको बोल दिया 100 डिग्री सेल्सियस को किस में बदलिए, केल्विन में बदलिए। प्रश्न है 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। तो हम जानते हैं, पहले तो देखना पड़ेगा सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन क्या है। तो आपको मैंने बताया है 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर। आपको यहाँ 0 273 के बराबर, तो यहाँ कितने सेल्सियस का पूछा है, 100 का पूछा है। तो 0 273 के बराबर है, तो 100 डिग्री सेल्सियस कितने बराबर होगा, तो मैंने बताया था जब सेल्सियस को केल्विन में बदला जाता है तो 273 जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 273 प्लस 100, और जब 273 प्लस 100 करोगे तो यहाँ आ जाएगा 373, और पीछे क्या आ जाएगा, केल्विन। इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं, 373 केल्विन। इसी प्रकार एक और प्रश्न यहाँ से करते हैं। आपको पूछ लिया
510 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होता है? 510 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होता है? तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल रहा है, तो कितने 273 जोड़ेंगे। तो 273 जोड़ना है तो 510 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन। तो केल्विन के लिए मैं करने के लिए आपको 510 प्लस 273, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 8 और 7, तो 783 क्या आ जाएगी? केल्विन आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 783 केल्विन। तो ध्यान रखना, जब भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदला जाता है तो प्लस 273 आपको ऐड करना। तो ये आपको अब इसी प्रकार उल्टा करते हैं, तो उल्टा में क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक प्रश्न देता हूं। क्वेश्चन आपको दे दिया 500 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना। 500 केल्विन को किस में बदलना है? डिग्री सेल्सियस में बदलना। इसके लिए आप क्या करोगे? तो मैंने बताया आपको 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273 केल्विन के बराबर होता है, और जब केल्विन को सेल्सियस में बदला जाए उल्टा करें तो -273, यानी आप यूं याद रख सकते हो, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल रहे हैं तो प्लस 273 केल्विन, और केल्विन को सेल्सियस में बदल रहे हैं तो फिर आप क्या लिखोगे? -273 केल्विन। तो यहाँ क्या, ये दो चीजें याद रखना। तो यहाँ अपन केल्विन को किस में बदल रहे हैं? डिग्री सेल्सियस में, और जब केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदल रहे हैं तो -273, तो 500 - 273 कितना आ जाएगा? 10 में से 3 गए, पीछे बचे 7, 9 में से 7 गए, पीछे बचे 2, ये बचे कितने? 4, 4 में से 2 गए 2, तो 227 डिग्री सेल्सियस। तो अपना आंसर आ जाएगा 227 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार एक प्रश्न और करते हैं। आपको बोल दिया कि 373 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। 373 केल्विन को किस में बदलना है? डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो -273, तो माइनस करना है, तो 373 - 273 कितना आएंगे? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 373 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये दो फॉर्मूले याद रखना है जब भी तापमान की इकाई में परिवर्तन का पूछ रहा है। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ना है, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो 273 घटाना है। तो आज हम इस वीडियो में दाब का प्रभाव और तापमान की इकाई में परिवर्तन, इसके बारे में हमने पढ़ा, और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आ रखे हैं वो मेरे आप इस स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसको आपको घर पे सॉल्व करना है। धन्यवाद।